तो लास्ट टर्न पे देखो हम लोगों ने एंट्रोपी पढ़ा था। एंट्रोपी पे एक हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, अभी एक बेसिक से न्यूमेरिकल करेंगे, फिर एक दो फॉर्मूले और देखते हैं, फिर लिखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे छोटा सा लॉ है, बहुत छोटा सा लॉ है। और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे आपका गिब्स एनर्जी। पर उसको करने के पहले एक न्यूमेरिकल हम लोग एक बेसिक से न्यूमेरिकल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंट्रोपी कर लेते हैं। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है, तो इसको करते हैं। तो सब लोग एक क्वेश्चन लिखो। बोल क्या रहा है, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस is expanded isothermally and reversibly at 25 डिग्री। ठीक है, from 10 लीटर टू 20 लीटर। ठीक है, तो बोल क्या रहा है ये, 1 मोल आइडियल गैस एक्सपैंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 25 डिग्री फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर। ठीक है, बताना क्या क्या लिखो इसमें। तो फर्स्ट लिखो व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी, व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी, ये फर्स्ट करना है। सेकंड लिखते हैं हाउ मच वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क आपको निकालना, हाउ मच वर्क इज डन बाय द गैस। फिर थर्ड निकालना है क्यू सराउंडिंग्स का, सराउंडिंग का पूछा है भाई, तो वही करना क्यू सराउंडिंग का। फोर्थ बोला है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग ये बोला है। और फिफ्थ क्या बोल रहा है कि व्हाट इज टोटल चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये भी पूछा है व्हाट इज टोटल चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो एक बात को देखो ध्यान रखना है कि जब भी प्रोसेस क्या होता है रिवर्सिबल, मैं आपको ऐसे जनरल बात बता रहा हूँ, जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो उसमें चेंजेस क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। तो वैसे केस में सिस्टम और सराउंडिंग का जो चेंज होगा उसका सब हमेशा जीरो होता है फॉर अ स्टेट फंक्शन। प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, याद रखना रिवर्सिबल। अगर कोई ये आ जाएगा लास्ट में दिखा दूंगा, पर आपको ध्यान रखना ये चीज़ आप लिखना चाहो तो लिख लो नोट करके, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस sum of change in system and sum of change in surrounding is always zero. Sum of change in system and change in surrounding is zero. ठीक है, सिस्टम का चेंज और सराउंडिंग के चेंज को अगर आप सम करोगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चेंज इन एंट्रोपी पूछ रहा है भाई, क्या होगा, अरे चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा आपको बता तो रखा ही है, मतलब लास्ट टाइम पे फॉर्मूला तो डिराइव करवाया था। तो डेल्टा एस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल के केस में क्या करवाया था हम लोगों ने, आइसोथर्मल के केस में लिखा था आपका क्या होगा आपके पास ये एन सी वी, आपके पास क्या था ये इसमें, अच्छा गैस नहीं मेंशन किया ना ये, अच्छा अच्छा देखो एन सी वी था फॉर्मूला एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन आपका वी टू बाई वी वन, ये फॉर्मूला था आपके पास। ठीक है, एंट्रोपी चेंज का आइसोथर्मल के लिए ये जीरो हो जाएगा, अरे टेम्परेचर सेम होता है। तो डेल्टा एस का हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, ये था एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, यही था फॉर्मूला आपका लास्ट टाइम पे मैंने बताया था ये। तो इसमें गैस नहीं दी, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा 2.303 मोल इज 1, आर की वैल्यू याद रखना है 25/3 अप्रॉक्सीमेट चलेगा भाई, 8.31 25/3। और ये लॉग क्या हो जाएगा, दिस विल बी log 2, और log 2 की वैल्यू log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, ये ध्यान रखना 0.3। ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते क्या आ रहा है भाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो ये 5.75 आ रहा है, 5.75 चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी कितना आ रहा है 5.75, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो आप खुद देखो एक्सपेंशन हो रहा है तो आपको पता ही होता है, मैंने लास्ट में बताया था एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। पूछा वर्क क्या होगा, अच्छा तो देखो वर्क क्या होगा, सबसे पहले आइसोथर्मल बोला है तो याद रखना है कि डेल्टा ई 0 होगा। आइसोथर्मल के लिए, आइडियल गैस के लिए पहले ही 0 होता है। तो वर्क पूछा है तो वर्क क्या होगा आपके पास, वर्क होता है -2.303 nRT और log V2/V1, सबको याद होगा फॉर्मूला। तो करते क्या होगा, -2.303 मोल इज 1, R की वैल्यू 25/3, टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड फिर log V2/V1 फिर भी अगेन 0.3। तो मतलब इस नंबर में, इस नंबर में बस 298 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सिंबल का भी डिफरेंस है, ये माइनस है एक्चुअल में। तो देखो क्या होगा ये, तो ये आ रहा है माइनस टाइम, ये आपके पास आता है माइनस टाइम 1715 जूल, ठीक है, जूल पर मोल आप करना चाहो तो ये एक्चुअल में वर्क है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। थर्ड पूछ रहा है आपको चेंज इन एंट्रोपी, सॉरी क्यू सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग को कितना हीट मिला। तो देखो ये समझने वाली बात है। देखो सबसे पहली बात तो कि डेल्टा ई 0 है, आपको पता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा, याद होगा कि फिर हम लोगों ने आइसोथर्मल में क्या किया था, Q + W 0 या फिर Q = क्या किया था -W, ठीक है। तो एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क निगेटिव आएगा, तो जो मतलब हीट है वो प्लस होगा, तो ये क्या होगा 1715 जूल पर मोल, ठीक है। प्लस का मतलब देखो हीट क्या, हीट इज एब्जॉर्ब, प्लस का मतलब हीट एब्जॉर्ब। तो देखो ऐसा ही ये सिस्टम समझो, मतलब समझ लो ये सिस्टम है, हीट इसको मिल रहा है, हीट एक्चुअल में इसको मिल रहा है, हीट गेन हो रहा है, तो हीट इसको मिल रहा है, एक्चुअल में हीट गेन हो रहा है। तो सिस्टम ने जितना हीट गेन किया सराउंडिंग ने उतना रिलीज किया होगा। तो आप समझो सिस्टम को हीट मिल रहा है तो सराउंडिंग ने हीट रिलीज किया होगा। वर्क नेगेटिव आ रहा है तो हीट की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, सिस्टम को हीट गेन हुआ है पॉजिटिव आ रहा है तो सराउंडिंग, ये सिस्टम का सिस्टम के लिए होता है। तो ये तो सिस्टम को मिल रहा है क्योंकि हमने सब सिस्टम के लिए किया है, तो इसलिए जो Q जो सराउंडिंग होगा तो वो ध्यान रखना है क्या होगा, वो होगा आपको माइनस टाइम Q सिस्टम, अरे रिवर्स होगा। सराउंडिंग अगर देखो सराउंडिंग रिलीज करेगा तो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब वाले का प्लस साइन, रिलीज करने वाले का माइनस साइन, इसलिए माइनस लगाया साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि दोनों उल्टा करेंगे, ये रिलीज करेगा तो एब्जॉर्ब करेगा, ये रिलीज करेगा तो एब्जॉर्ब करेगा, तो रिवर्स चलेगा। तो इसलिए ये क्या होगा -1715 जूल पर मोल। और आपको पता ही है कि सारा का सारा प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल, तो इसलिए जो डेल्टा एस जो सराउंडिंग होगा वो क्या होगा भाई, रिवर्सिबल है, स्मॉल चेंजेस हो ही रहे हैं, तो ये क्या होगा Q सराउंडिंग बाई T, तो ये क्या होगा 1715 आपके पास, ठीक है। और अच्छा ये हमारा थर्ड वाले पार्ट का आंसर, ये Q सराउंडिंग पूछा, फिर इंजन एंट्रोपी ये फोर्थ। तो देखो क्या होगा कि अपॉन 298, तो ये माइनस में आ जाएगा, फिर से वही जो माइनस में था कितना था 5.75, ठीक है, वही जूल पर मोल पर केल्विन। अब देखो ओवरऑल एंट्रोपी पूछा सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो आपको वैसे ध्यान रखना अगर रिवर्सिबल होता है तो सिस्टम और सराउंडिंग का सम वैसे 0 होता है। तो वैसे पहले वाले की वैल्यू 5.75 थी, दूसरे वाले की वैल्यू माइनस में आ रहा है 5.75, तो इसका सम 0, ठीक है। तो ये इसके आंसर होंगे। तो आपको इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम सराउंडिंग कुछ पूछ सकता है। तो सराउंडिंग को याद रखना है कि सराउंडिंग क्या होता है, माइनस टाइम Q सिस्टम होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये एक बेसिक सा न्यूमेरिकल था। हम लोग एंट्रोपी का एक फॉर्मूला और करते हैं जो ज़्यादा यूजफुल तो नहीं है पर पता होना चाहिए, आ सकता है बाई चांस, मतलब किसी भी एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है एक्चुअल में किसी भी एग्जाम में आ सकता है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है तो पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि आपने दो गैस को मिक्स किया, अरे मान लो होता था ना जैसे आपके पास दो मान लो कंटेनर है, देखो जब मिक्सिंग करोगे तो याद रखना एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है।
तो मान लेते 2 कंटेनर है, यहाँ पे मोल N1, यहाँ पे मोल N2, आपने इसको ओपन किया तो गैस मिक्स हो रहा है। अब देखो मिक्स होते वक्त तो एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है। अरे देखो वैसे हम लोगों ने बोला था कि एंट्रोपी जो होता है वो Q/T होता है, Q रिवर्सिबल, पर मिक्सिंग में किस बात का बाई Q, तो यहाँ तो कुछ हीट का काम ही नहीं। तो ऐसे केस में एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, तो वो क्या होता है ऐसे में, जो डेल्टा S मिक्सिंग होता है तो वो क्या होता है माइनस, हम लोग टाइम लेंगे, माइनस टाइम लिया जाता है ये, और ये होगा N1 ln x1 प्लस N2 ln x2। आप सोच रहे हो कि क्या क्या, अभी मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। इसको लॉग के टर्म में करोगे तो ये होगा माइनस 2.303 r N1 ln x1 प्लस N2 ln, लॉग हो गया ना ये, log x1 N2 और ये होगा log x2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा। क्या इसका मतलब है, तो देखो N1 N2 तो पता है कि दोनों के मोल है, मतलब दो गैस को मिक्स का मोल है। इसमें है क्या, इसमें x1 एंड x2 क्या है, R मोल फ्रैक्शन, अरे मिक्स किया तो मोल फ्रैक्शन होगा R मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड गैस। तो देखो x1 का वैल्यू फिर क्या होगा, N1 प्लस N2, और x2 की वैल्यू उसके मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। देखो मोल फ्रैक्शन के वैल्यू आप सबको पता है कि 1 से छोटा होता है। देखो पहली बात तो सबको ये पता होगा, देखो मिक्सिंग में एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर कोई दिक्कत आए माइनस प्लस को लेकर, तो एक बात ध्यान रखना है कि मिक्सिंग में एंट्रोपी बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी, तो एंट्रोपी पॉजिटिव आनी चाहिए, बस बढ़ेगी, इंक्रीज हो रहा है तो मिक्सिंग में करे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो देखो ये वैल्यू है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और ये भी नेगेटिव आएगी, तो दोनों नेगेटिव होगा, तो इसलिए आगे माइनस साइन लगाया है साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। ये आपका होगा मिक्सिंग। अगर मान लो कि एक से ज़्यादा गैस हो गए, मान लो 3, 4, 5 गैस हो गए, ठीक है, फॉर n गैस, तो उसमें क्या होगा, तो डेल्टा S मिक्सिंग लिखा जाता है ऐसे में माइनस R समेशन टाइम I इक्वल टू 1 से n, अरे समेशन पता करो, बार बार रखते जाओ, और ये होगा Ni और ln xi, ठीक है। देखो अगर 2 गैस होगा तो 1 से लेकर 2 तक, 1 रखना 2 रखना, ये आ जाएगा। 3 गैस होगा तो 3 बार करना, N1 ln x मतलब ln x1, N2 ln x2, N3 ln x3, 3 बार उसको ऐड करते जाना, ठीक है। या अगर आप इसको लॉग के टर्म में करना चाहो, माइनस साइन ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए है। मिक्सिंग में एंट्रोपी बढ़ेगी, इस बात को हमेशा याद रखना है। आप इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट को अपना ध्यान रखोगे तो गलती फिर नहीं होगी। फिर ये हो जाएगा Ni और log xi, ठीक, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इसको लिख लो। तो देखो ये तो नॉर्मल हो गया। कई बार क्या होता है मोलर, मतलब कई बार आपको मोलर मतलब मिक्सिंग एंट्रोपी पूछ लेता है, और इवन इस बार भी जो जेई में क्वेश्चन आया था उसमें मोलर ही, मतलब मेंशन नहीं कि बाय डिफॉल्ट मोलर ही समझ, ये टॉपिक का नहीं था, किसी और टॉपिक का था। वंडरवॉल इक्वेशन मैंने लिखवाया था, वंडरवॉल इक्वेशन 2 थे, एक में एन आ रहा था और एक में मैंने मोलर वॉल्यूम कर दिया, तो क्वेश्चन मोलर वॉल्यूम पे आया था, तो उन्होंने मेंशन मैंने कि उसको बाय डिफॉल्ट मोलर वॉल्यूम में समझना था। तो इसमें नीचे लिखो मोलर एंट्रोपी फॉर मिक्सिंग, मोलर एंट्रोपी फॉर मिक्सिंग। जब मोलर की बात आएगी, मोलर एंट्रोपी फॉर मिक्सिंग, तो आपके पास ये जो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, इसको टोटल मोल से डिवाइड कर दो। अब देखो जब टोटल मोल से डिवाइड करोगे तो मोल बाय टोटल मोल मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ऐसे केस में डेल्टा S मिक्स क्या हो जाता है, 2 गैस के लिए अगर करना चाहो तो टोटल मोल से, मोलर एंट्रोपी को टोटल मोल से डिवाइड कर दो, मतलब फॉर 1 मोल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, R x1 ln x1 प्लस x2 ln x2, या फिर ये हो जाएगा माइनस 2.303 R x1 log x1
प्लस x2 log x2। तो ये आपके पास क्या होगा, ये होगा मोलर एंट्रोपी फॉर मिक्सिंग, मोलर चेंज इन एंट्रोपी फॉर मिक्सिंग। मोलर चेंज इन एंट्रोपी कर लो, मोलर चेंज इन एंट्रोपी फॉर मिक्सिंग, ठीक है। तो वैसे केस में अगर आप इसके लिए भाई मोलर एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी करना है तो ये इनकी जगह x हो जाएगा और इनकी जगह x, ठीक है। तो अगर आपको मोलर चेंज इन एंट्रोपी करना है तो इनकी जगह x करना है, तो ये मोलर के लिए टर्म है, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इस फॉर्मूले पे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे नहीं आया कभी एग्जाम में, पर पूछा जा सकता। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मोल दिया होगा गैस के 2-4 मोल दिया होगा, रखना, सिंपल ही क्वेश्चन आएगा, आप रखना आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया मिक्सिंग एंट्रोपी। अब हम लोग इसमें एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब इसमें नीचे लिखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये ज्यादा कुछ नहीं है एक्चुअल में, थोड़ा सा लॉ है। ये लॉ क्या कहता है कि देखो, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि 0 केल्विन जो है वो एक मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, और 0 केल्विन के नीचे कोई पॉसिबल टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब साइंस यही कहता है कि जैसे चार्ल्स ने भी मतलब जो किया था उसमें एक्सपेरिमेंट, तो यही बताया था, जब प्रेशर को कांस्टेंट रख के किया था वॉल्यूम और टेम्परेचर का कर्व, बोला कि 0 केल्विन के नीचे नहीं हो सकता एक्चुअल में। तो साइंस में या केमिस्ट्री में मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या माना जाता है, 0 केल्विन। 0 केल्विन के नीचे पॉसिबल टेम्परेचर नहीं होता। तो इसमें नीचे लिखो 0 केल्विन दैट इज माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है। वो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर उसके नीचे नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने साइंस में क्या किया है कि ये एज्यूम किया कि जब 0 केल्विन होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। तो उस समय किसी भी चीज़ की एनर्जी जो होती है उसको 0 एज्यूम किया जाता है, या उसका अब मतलब समझो जब टेम्परेचर है नहीं तो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, सब रुके हुए होते हैं, किसी के अंदर कोई एनर्जी नहीं। तो ये एज्यूम किया गया है कि 0 केल्विन पे आपका एंट्रोपी किसी भी सब्सटेंस की 0 होती है, ये एज्यूम किया गया। तो इसमें नीचे लिखो एट एब्सोल्यूट जीरो दैट इज 0 केल्विन। याद रखना एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन होता है। एट एब्सोल्यूट जीरो दैट इज 0 केल्विन एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस इज 0 बिकॉज एट 0 केल्विन नो मूवमेंट इज पॉसिबल। किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होगा, सब रुके हुए होंगे। तो इसका एंट्रोपी क्या है कि 0 माना गया। तो जब 0 केल्विन पे मतलब ऐसा है कि हम लोगों ने क्या माना है, देखो पहले समझो। ये थर्ड लॉ कहता है कि तो 0 केल्विन पे मतलब ये 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन मतलब ये समझ लो 0 केल्विन, या इसको ऐसा कर लो 0 केल्विन पे, नहीं तो आपको ओके लगेगा। 0 केल्विन पे एंट्रोपी हमने किसी भी सब्सटेंस की 0 माना है, ठीक है। तो थर्ड लॉ कहता है फिर अगर आपको किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी मान लो कि 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री पे दिया है, तो वो उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, वो उसकी एक्चुअल एंट्रोपी, क्योंकि हमने 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 माना। बस लॉ यही कहता है। तो इसमें नीचे लिखो सो एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर इज द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ दैट सब्सटेंस बिकॉज एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस एट 0 केल्विन इज एज्यूम्ड टू बी 0, ठीक है। तो याद रखना है कि किसी भी टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी दिया होता है वो उसका एब्सोल्यूट एंट्रोपी, उसकी रियल एंट्रोपी होता है, बिकॉज एंट्रोपी एट 0 केल्विन इज एज्यूम्ड टू बी 0, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग इसमें समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो यही थर्ड लॉ है बस, कि 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 होती है, और अगर आपको किसी टेम्परेचर पे एंट्रोपी मान लो निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि आपका वो जो एंट्रोपी दिया होता है उसी के लिख लेते हैं। मतलब किसी भी टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी दिया होता है वो उसका एब्सोल्यूट एंट्रोपी होता है। तो अब देखो जैसे इसका कुछ यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों को आगे हम लोगों का हेडिंग है गिब्स एनर्जी, तो उसमें इसका कुछ यूज पड़ेगा। तो देखो कैसे होता है। जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है A टाइम्स A B टाइम्स B से बनता है C टाइम्स C और D टाइम्स D।
तो आपको जैसे मान लो गिवन है डेल्टा एस से रिएक्शन का निकालना है, मतलब एंट्रोपी चेंज रिएक्शन का, तो उसमें वही होगा कि एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में से भाई रिएक्टेंट के एंट्रोपी को माइनस कर दो, बस यही करना है आपको। एंट्रोपी में से क्या करना है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के एंट्रोपी को माइनस करना है। यहाँ पे एस लिखना है, क्यों? क्योंकि एंट्रोपी के एब्सोल्यूट वैल्यू भी बताया कि हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब जो दिया होता है किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो देखो प्रोडक्ट का मतलब सी टाइम्स है, तो क्या होगा सी टाइम्स एंट्रोपी ऑफ सी, अरे सी टाइम्स है ना, तो उसको लिखना पड़ेगा एंट्रोपी ऑफ सी प्लस डी टाइम्स एंट्रोपी ऑफ डी माइनस ए टाइम एंट्रोपी ऑफ ए माइनस बी टाइम एंट्रोपी ऑफ बी। ठीक है जी, आपके पास होगा आपका वही एंट्रोपी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट की एंट्रोपी में से रिएक्टेंट की एंट्रोपी को माइनस कर दो तो आ जाएगा डेल्टा एस रिएक्शन। ठीक है, इसको लिख लो आप लोग। ये कई बार आता है ऐसा स्टैंडर्ड एंट्रोपी। अब वो बोलोगे सर स्टैंडर्ड एंट्रोपी, अरे अगर एंट्रोपी निकाला है 1 बार प्रेशर पे 298 केल्विन पे या 1 डिग्री सेल्सियस, अरे 1 कंसंट्रेशन पे 1 मोलर पे, तो जो एंट्रोपी होगी वो स्टैंडर्ड एंट्रोपी होगी। तो इसमें एक नीचे एक लाइन और लिखो, इफ एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस इज कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड कंडीशन then it is known as standard entropy of that substance, और बाकी स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है फर्स्ट टर्म में आप जाके देख सकते हो, मैंने लिखवाया हुआ स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या होता है, वही प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 मोलर। ठीक है, तो ये आपके पास होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इस पे अभी हम लोग कोई न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस पे देखो ये एक लेक्चर है और इसके बाद हम लोग एक लेक्चर और करेंगे थर्मो का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग 2-3 बड़े बड़े न्यूमेरिकल करेंगे, एक स्पेशल एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एंट्रोपी चेंज का। जैसे मान लो आइस है, तो अगर आप आइस को वाटर वेपर बनाते हो तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा वो निकालना। तो क्योंकि एंट्रोपी चेंज जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके लिए अलग होता है, और जब स्टेट का चेंज होगा तो उसके लिए अलग होगा, तो उसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम लोग पहले गिब्स एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर लास्ट लेक्चर में कुछ बचे हुए छोटे मोटे कॉन्सेप्ट वो लिख लेंगे और जो 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, फिर आपका चैप्टर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अब आते हैं गिब्स एनर्जी पे। तो देखो है क्या एक्चुअल में कि सेकंड लॉ ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा बढ़ता है अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मेनली प्रोसेस से रिएक्शन के लिए बोला। प्रोसेस के लिए तो चलो समझ में आ रहा था एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रहा है, पर रिएक्शन के लिए उसको समझने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो गिब्स ने क्या है, एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है उसको निकालने के लिए एक अल्टरनेटिव तरीका बताया। ठीक है, कि वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो उसने उसी लॉ को थोड़ा सा सॉल्व किया और एक रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए एक अलग तरीका बताया। तो ये जो गिब्स एनर्जी ध्यान रखना, ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है मेनली, मतलब जहाँ पर रिएक्शन होगा ये प्रोसेस पे अप्लाई हम लोग नहीं करते। तो इसमें नीचे लिखो, अरे क्योंकि वहाँ वाले पे आपको याद होगा ना, वहाँ वाले पे तो वो दिक्कतें आ रही थी, अरे वहाँ वाले पे दिक्कत है ना आपका, सराउंडिंग आ रहा था, और सराउंडिंग को खुद सोचो तो सराउंडिंग को आप जब सॉल्व करोगे तो कितनी दिक्कतें, तो सराउंडिंग आता है, सोचना पड़ता है, मतलब समझ नहीं आता, इसलिए उन झंझटों को खत्म करके गिब्स ने कुछ और बताया। तो नीचे लिखो गिब्स, अरे गिब्स एक साइंटिस्ट है जो, गिब्स प्रोवाइडेड एन अल्टरनेट पाथ टू प्रेडिक्ट द, अरे प्रेडिक्ट करना, गेस करना, टू प्रेडिक्ट द spontaneity of a chemical reaction. Gibbs provided an alternative path to predict the spontaneity of a chemical reaction. ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो गिब्स लॉ इज मेनली एप्लीकेबल ऑन केमिकल रिएक्शन, मेनली केमिकल रिएक्शन पे एप्लीकेबल होता है।
तो क्या किया, कैसे क्या, पहले हम लोग देखो, पहले हम लोग रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे और फिर कुछ और भी करेंगे बाद में। पहले रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले हमारा जो पर्पस उस पर आते हैं। तो अब देखो क्या है, गिब्स ने कुछ वैसा नहीं, उसी को सॉल्व किया। तो गिब्स ने बोला अच्छा जो सेकेंड लॉ कह रहा था, सेकेंड लॉ पे आया, बोला सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो डेल्टा एस जो सिस्टम है और डेल्टा एस जो सराउंडिंग है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसने बोला फॉर अ स्पॉन्टेनियस, हम लोग देखो स्पॉन्टेनियस के लिए कर रहे हैं, बाकी उसके अलावा आपको आगे का आइडिया लग जाएगा। स्पॉन्टेनियस मतलब कोई प्रोसेस जो खुद से होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मतलब फास्ट या स्लो से नहीं होता, जो खुद से होगा वह स्पॉन्टेनियस। तो गिब्स ने इसको बोला चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो समझो, तो सबसे पहले समझो ये एक सिस्टम है और बाहर एक सराउंडिंग है, ठीक है। थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल में मैंने जो कहा था वही, सिस्टम अगर हीट को रिलीज करेगा तो किसको मिलेगा, सराउंडिंग को मिलेगा। तो सिस्टम अगर हीट रिलीज करेगा तो किसको मिलेगा, सराउंडिंग को मिलेगा। तो सिस्टम का हीट क्या होगा, नेगेटिव, अरे भाई रिलीज कर रहा है, और सराउंडिंग को हीट मिल रहा है तो उसको मिलेगा पॉजिटिव, मतलब उल्टा होगा। या फिर अगर सराउंडिंग, मान लो अगर ये नेगेटिव रिलीज करेगा तो इसको हो जाएगा पॉजिटिव, और मान लो अगर सराउंडिंग ने हीट रिलीज किया, मान लो सराउंडिंग गर्म तो उसने सिस्टम को हीट दे दिया, तो हीट देने वाला नेगेटिव और ये हो जाएगा, इसको मिल रहा है तो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है कि Q जो सराउंडिंग होता है वो क्या होता है, माइनस Q सिस्टम, पहले माइनस Q सिस्टम, ठीक है। तो Q सराउंडिंग जो होता है माइनस Q सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होते हैं वो एट कांस्टेंट प्रेशर होते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है चेंज इन एंथैल्पी। तो उसमें ये लिख लो, फिर नीचे लिखो। हम लोग क्योंकि रिएक्शन पे फोकस करें, ध्यान रखना रिएक्शन पे हमारा सारा फोकस है, तो लिखो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, so heat exchange between system and surrounding at constant pressure is also known as change in enthalpy, is also known as change in enthalpy। तो वो एंथैल्पी का चेंज भी कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि जो डेल्टा एस जो सराउंडिंग होगा वो माइनस टाइम डेल्टा एस सिस्टम। अरे क्यू को डेल्टा एस लिख सकते हैं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब रिएक्शंस हो रहा है और ये पता ही होगा ये थोड़ा वेरिएबल होता है तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो होगा क्या, इसमें समझते हैं। देखो डेल्टा एस जो सराउंडिंग होगा, आपको पता ही होता है डेल्टा एस क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो क्या होगा, वो डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी, टी मतलब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर उससे डिवाइड करना होता है। तो फिर जो डेल्टा एस जो सराउंडिंग होगा तो वो क्या होगा, वो माइनस टाइम टी डेल्टा एस सिस्टम बाई टी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस होता है डेल्टा मतलब डेल्टा एस होता है क्यू बाई टी, ठीक है। तो Q मतलब भाई क्योंकि प्रेशर नॉर्मली कांस्टेंट होगा रिएक्शन के टाइम पे, तो फिर हम लोगों ने Q की जगह डेल्टा एच कर दिया, फिर डेल्टा एच से सराउंडिंग का डेल्टा, अरे सराउंडिंग का लिखना था सराउंडिंग का ना, तो फिर माइनस डेल्टा सिस्टम बाई टी, ठीक है। मैं अभी इसको लिख कर सॉल्व कर दूंगा, काफी लोग को आज लगता है हाँ मजा आ गया, मतलब सॉल्व कर देने वो मेरा पर्पस नहीं है। इसमें कुछ चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने जो लोगों से बात किया, कई टीचरों से बात की, उनको खुद ही नहीं पता होता कि ऐसा क्यों करते, मतलब कि सराउंडिंग को तो रिप्लेस कर दिया, सिस्टम को मतलब अगर आप किसी से पूछो कि भाई यहाँ पे तुमने सराउंडिंग को रिप्लेस कर दिया, सिस्टम को रिप्लेस क्यों नहीं किया, तो लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं होता। और इवन कई बार बच्चे पढ़ भी लेते हैं, उनको तब भी इसका मतलब नहीं पता होता कि सराउंडिंग को क्यों रिप्लेस कर, सिस्टम को रिप्लेस क्यों नहीं किया। तो ये चीज देखो, अभी मैं लिख कर सॉल्व कर दूंगा, आपको फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक, लोग वही लिख लेते, फॉर्मूला आ जाता है, खुश हो जाते हैं। पर देखो ये सब चीजें जेई मेन में चल सकता है,
इवन नीट में चल सकता है। एडवांस का पेपर अभी जो 2020 में हुआ उसमें भी आप देखोगे आईआईटी वाले ने घुस घुस के क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब इसी पे आए थर्मो के 2 क्वेश्चन है, सारे दोनों क्वेश्चन एकदम घुस के पूछा डिटेल में। तो इवन मतलब वही कि जैसे रिवर्सिबल आपको मैंने बताया था कि मतलब जैसे कि अरे वही कि पी एक्सटर्नल जो होता है वो पी इंटरनल के इक्वल होता है, तो किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए। तो ये इस बार जेई में पूछा हुआ है, आईआईटी जेई में एडवांस में। तो बता रहे एडवांस वालों को ये मतलब नहीं कि फॉर्मूला लड़के ने रट लिया क्वेश्चन सॉल्व करते, उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं। उन्हें इस बात से ज़्यादा मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो वो घुस घुस के क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग वही देखते हैं कि ये क्यों किया, सराउंडिंग को क्यों रिप्लेस किया, सिस्टम को रिप्लेस क्यों नहीं किया। तो इसको देखो समझते हैं क्या है। तो इसको समझने के लिए देखो पूरा कॉन्सेप्ट आप समझो कि है क्या एक्चुअल में। आपको इसको समझने के लिए पहले ये समझो कि क्या रिवर्सिबल है और क्या इरिवर्सिबल है। तो देखो रिवर्सिबल का मतलब क्या था, कोई भी प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन जो भी है जहाँ पे धीरे धीरे चेंज होता है, स्मॉल चेंज, स्लो चेंज, जहाँ पे स्लो चेंज होता है, वेरी स्लो चेंज होता है, वो कहलाता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जहाँ पे स्लो स्लो चेंज होगा, धीरे धीरे चेंज होगा। और इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, जहाँ पे फास्ट चेंज होगा, फास्ट चेंज। अब देखो था क्या एक्चुअल में, पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेल्टा एस है वो क्यू रिवर्सिबल बाई टी है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल है, ये इसका फॉर्मूला था। तो रिवर्सिबल मतलब कि स्लो चेंज। अब देखो होगा क्या, अब आप अपना जहाँ पे भी आप बैठे होगे रूम, उस रूम को इमेजिन करो, वहाँ पे चलो समझ लेते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट। मान लो ये एक आयरन का रॉड है, इसका टेम्परेचर मान लेते 200 डिग्री है, ठीक है। मैंने उसको यहाँ पे रख दिया। रॉड 1 घंटे में हो सकता है कि 200 डिग्री से आपका आ जाए 25 डिग्री। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज देखो बहुत बड़ा हुआ, और 200 से आ गया 25 डिग्री। पर सराउंडिंग की बात करो, सराउंडिंग हो सकता है 25 डिग्री पे हो तो उससे वो 26 डिग्री आए। तो सराउंडिंग पे चेंज सिर्फ 1 डिग्री का हुआ, वो भी इतने ज़्यादा टाइम में। तो सराउंडिंग का चेंज देखो स्मॉल है। तो सिस्टम क्योंकि छोटा होता है तो उसमें कई बार चेंज फास्ट होता है, कई बार चेंज स्लो होता है। हमको नहीं पता ना कि सिस्टम क्या, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हम तो एक जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो सिस्टम के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सिस्टम हो सकता है फास्ट चेंज हो, सिस्टम हो सकता है इरिवर्सिबल हो, जो हो सकता है सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो, हमको कोई आइडिया नहीं है। पर हमको ये पता है कि सराउंडिंग का साइज बहुत बड़ा है, तो उसमें जब भी कोई चेंज होगा तो धीरे धीरे होगा। अरे तुरंत चेंज हो नहीं सकता है वो। आप ये ऐसे समझो, मान लो इसका टेम्परेचर सपोज करते 0 डिग्री है, मैंने रख दिया। हो सकता है 10 मिनट बाद ये 0 डिग्री से आ जाए 25 डिग्री, ठीक है। ठंडा से गर्म हो गया 25 डिग्री। पर सराउंडिंग में क्या चेंज आएगा, आपको लगेगा कोई चेंज नहीं हुआ। तो सराउंडिंग का साइज क्योंकि इतना बड़ा होता है तो उसमें चेंज हमेशा वेरी स्लो होता है, इसलिए सराउंडिंग पे होने वाला कोई भी प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल होता है। ये बात को ध्यान रखना है। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता, बस ऐसे लिखते रहते। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो। तो सराउंडिंग को क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि सराउंडिंग के सारे प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल होंगे, क्योंकि सराउंडिंग का साइज बहुत बड़ा होता है और उसमें हमेशा चेंज हमेशा वेरी स्मॉल होता है। स्मॉल चेंज या स्लो चेंज ही कहलाता है रिवर्सिबल, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो आप लोग, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर चाहिए अगर आईआईटी का सपना आप देखते हो तो इसमें नीचे लिखो साइज ऑफ सराउंडिंग इज वेरी लार्ज, सो any change in surrounding will be always very slow, ठीक है। so any change in surrounding is always very slow, so all the process in surrounding is reversible process, मतलब क्योंकि बहुत बड़ा चेंज हमेशा बहुत स्मॉल होगा, so all the process in surrounding is always reversible process, ठीक है। तो सराउंडिंग में क्योंकि चेंज धीरे धीरे होते हैं तो इसलिए उसके जितने भी प्रोसेस होंगे वो हमेशा क्या होगा, रिवर्सिबल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसलिए आप सराउंडिंग में ये रिप्लेस कर सकते हो, सिस्टम में रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप, और सिस्टम में क्यों, अरे सिस्टम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है। अगर सिस्टम मान लो रिवर्सिबल हो जाता, सपोज करो, तो सिस्टम भी रिवर्सिबल, सराउंडिंग भी रिवर्सिबल, तो इससे जो बनेगा गिब्स एनर्जी वैसे भी स्टेट फंक्शन है। तो मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि अगर कोई भी स्टेट फंक्शन होगा और अगर सिस्टम रिवर्सिबल है तो आप उसकी वैल्यू 0 ले सकते हो। मतलब टोटल ओवरऑल टोटल आप 0 ले सकते हो,
यही बोला ना ओवरऑल, फिर आप 0 ले सकते हो। तो फिर सिस्टम में रिवर्सिबल, सराउंडिंग में रिवर्सिबल, तो ओवरऑल फिर ऐसे 0 हो जाएगा। पर वैसे अभी वो नहीं कर रहे, पर आप समझो कि सिस्टम के बारे में भी कोई आइडिया नहीं, हम लोगों को मेनली फोकस है सराउंडिंग पे। सिस्टम को तो भाई पता ही नहीं क्या है, तो इसलिए सराउंडिंग पे चेंज करते हैं। सराउंडिंग पे ध्यान रखना, हमेशा जो चेंज होता है बहुत स्लो चेंज होता है। तो क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम माइनस टाइम होगा डेल्टा एस सिस्टम बाई टी। अरे अभी तो यही लिखवाया था, ग्रेटर देन 0, टी इधर कर दो, माइनस साइन कॉमन ले लो, ठीक है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो गिब्स ने वही यहां पे इंट्रोड्यूस किया, चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर दिस। तो उसने बोला कि ये जो टर्म लिखा हुआ है इसी को बोला गिब्स एनर्जी। तो उसने बोला कि डेल्टा जी इक्वल टू वही सिस्टम। अब देखो बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आना चाहिए है कि कुछ नहीं मेंशन है, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम में समझना सराउंडिंग की कौन सोचता है। तो डेल्टा जी क्या होता है, वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मतलब इसको एक टर्म इंट्रोड्यूस किया डेल्टा जी, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा, मतलब ये एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहा है ये गेस करने के लिए कि एक केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। ठीक है, गिब्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में भी कुछ लिख भी लेंगे, पर पहले इसको समझ लेते हैं और चीजें करके। तो इसी को डेल्टा जी बोला, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो है क्या एक्चुअल में, इसको समझते हैं है? तो ये डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये लेस देन 0 आ गया था ये। तो देखो होता क्या है, तो अब आपके पास क्या होगा, जो डेल्टा जी होता है अगर वो लेस देन 0 होता है तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस। ठीक है, मतलब कि लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस। तो जब ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट किया तो लास्ट में लेस देन 0 हो गया। तो इसमें फिर और भी चीजें लिख लेते हैं यहीं से। अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम है, मतलब कि कोई चेंज नहीं होने वाला है। और अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि भाई वो खुद से नहीं होगा, अगर आप करवाना चाह रहे हो तो उसको बाहर से को सपोर्ट करो। ठीक है, खुद से नहीं होगा, जिसका मतलब ये भी कि स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जब डायरेक्शन बदलोगे तो ये दोनों वैल्यू बदल जाएगी और उसका साइन भी बदल जाएगा। ठीक है, तो पता होता है बैकवर्ड करने से प्लस की जगह माइनस हो जाता है। ठीक है, तो बैकवर्ड में फिर स्पॉन्टेनियस होगा। अब देखो डेल्टा जी है कि एक्चुअल में कई बार हम लोगों ने चीज़ों को देखा कि वो एंडोथर्मिक होता है पर फिर भी चीज़ें हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, एंट्रोपिक रोल। हम लोगों ने देखा कि नेचर में क्या होता है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ना चाहता है, मतलब सेकंड लॉ भी यही तक एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। मतलब रैंडमनेस से क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। तो हमने क्या देखा कि नेचर में क्या होता है, मतलब वही है ना कि चैप्टर तो नेचर पे बेस है कि रैंडमनेस हमेशा बढ़ता है, यूनिफॉर्मिटी हमेशा बढ़ती रहती है। तो हमने क्या देखा कि कई बार प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं पर फिर भी हो जाते हैं, और उसका रीज़न क्या होता है, आपका एंट्रोपी होता है वो। तो इसका मतलब ये कि सिर्फ एनर्जी सफिशिएंट नहीं था ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई भी प्रोसेस या रिएक्शन होता है या क्यों नहीं होता है, उसके लिए हमें एंट्रोपी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने लिखा गिब्स एनर्जी। तो उसमें नीचे लिखो एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन spontaneity of a chemical reaction. Sometime chemical reaction take place even it is endothermic. So we also required some other term to explain the spontaneity of a chemical reaction. हम लोग अभी फोकस रिएक्शन पे कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस में भी वैसे यही रहेगा। So spontaneity is explained when both
energy and entropy are considered. So spontaneity is explained when both energy and entropy are considered. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई हमने रिएक्शन करवाया तो रिएक्टेंट में कुछ एनर्जी स्टोर है, मतलब कोई एनर्जी स्टोर है, तो वो क्या होता है, चाहे वो एनर्जी आप हीट के फॉर्म में समझ लो, ये हीट ही था ये, या उसको एंट्रोपी के फॉर्म में समझ लो, या किसी भी फॉर्म में समझ लो, एक एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी। जब रिएक्शन होता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, माइनस साइन मतलब रिलीज करता है, तभी होता है, तो वो उस एनर्जी को रिलीज करता है। अगर वो उस एनर्जी को रिलीज करेगा, मतलब एक वो एनर्जी है गिब्स के फॉर्म में, जो एनर्जी क्या है कि रैंडमनेस या हीट, कई एनर्जी का मिक्सचर है, और जब कोई भी रिएक्शन होता है तो वो उस एनर्जी को, मतलब वो जो एनर्जी जो स्टोर है उसको रिलीज करता है, जिससे वो ज़्यादा स्टेबल मतलब हो जाता है, और फिर आपके पास वो रिएक्शन आपका हो जाता है। ठीक है ये तो, और अगर रिलीज नहीं किया, उल्टा बढ़ आए, तो फिर वो नहीं होगा। तो इसमें नीचे लिखो लिखो देखो, गिब्स एनर्जी इज अ फ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी, फ्री मतलब जो रिलीज होना चाह रहा है, इज अ फ्री, बोलते ना फ्री, ले जाओ, इज अ फ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ऑलवेज रिलीज्ड when a chemical reaction take place by itself, when a chemical reaction take place by itself. So in case of spontaneous process, Gibbs energy is always released. Gibbs energy is made up of heat and entropy. तो वो heat और entropy को मिला के एक एनर्जी का फ्री फॉर्म है जो कि आपका हमेशा रिलीज होता है। ठीक है ये तो ये आपका हो गया कुछ गिब्स एनर्जी के बारे में। अब देखो ऐसा है कि हम लोग गिब्स एनर्जी प्रोसेस के बारे में जाएंगे, पर पहला गिब्स एनर्जी हम लोगों को हेल्प करता है, पहले रिएक्शन पे सारा फोकस है। हम लोगों को गिब्स एनर्जी हेल्प करता है ये समझने के लिए कि प्रोसेस मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसको समझने के लिए। तो गिब्स एनर्जी हम लोगों को हेल्प करता है किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनिटी को समझने के लिए। हम लोगों को गिब्स एनर्जी क्या होता है, हेल्प करता है ये। अब देखो इसमें हम लोग क्या सकते हैं इसमें, अब हम लोग इसमें कुछ केस बनाते हैं। देखो एक चीज समझो, आप देखो मैंने पहले क्या बोला था कि यूनिवर्स का एंट्रोपी पढ़ना चाहिए, और एनर्जी देखो पहले और क्या कहा था फर्स्ट लॉ में, एनर्जी जितना कम होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एनर्जी जितना कम होगा और रैंडमनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मतलब उतना हमेशा रिएक्शन को होना इजी होगा, या फिर उतना ज़्यादा हम लोग किसी भी प्रोसेस या किसी भी रिएक्शन को प्रेफर करेंगे। ठीक है तो इसमें नीचे लिखो इन अ प्रिफर्ड केमिकल रिएक्शन एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड एंड एंट्रोपी मस्ट बी, एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड दैट इज एनर्जी मस्ट बी डिक्रीज, लिखो भाई energy must be released that is energy must be decreased and entropy of reaction must increase, entropy increase होना चाहिए, entropy जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है और हीट जितना रिलीज होगा उतना अच्छा है। तो हम लोग देखो गिब्स एनर्जी को लेके कुछ केस कर लेते हैं। इवन गिब्स एनर्जी के फॉर्मूले पे इस बार जेई में 2020 पे बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा मतलब सिंपल सा क्वेश्चन। और इवन जब मैं पढ़ाता भी हूँ तो हर बार मैंने बोला भी है कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मोकेमिस्ट्री। तो ऐसा है कि अगर आपका टारगेट जेई मेन और नीट है या सीईटी तो क्वेश्चन नॉर्मली थर्मोकेमिस्ट्री से ही आता है, मतलब जेई मेन नीट और सीईटी में थर्मोकेमिस्ट्री से आता है। पर जे एडवांस के केस में थर्मोकेमिस्ट्री और ये जो है सेकेंड लॉ इस पे एक्चुअल में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन उसके बाद आने के चांस, फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन थोड़े चांस से कम देने का, क्योंकि फर्स्ट लॉ फिजिक्स में भी करवाया जाता है। इस बार एक क्वेश्चन आया है वो भी बहुत ईजी, तो मतलब कि इस बार थर्मो में जो आए हैं 2-3 क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी। एक तो सीधा गिब्स एनर्जी का क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता दूंगा, या फिर आज अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम पे, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन, सीधा पूछा था कि बता अभी करते, टेम्परेचर पूछा था वो अभी करते क्या होता है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन इस बार आया हुआ एग्जाम में। तो इसीलिए बस बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी। तो ऐसा नहीं कि एडवांस में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री के पेपर तो हमेशा एडवांस में इजी ही आता है। तो अब देखो क्या है, हम लोग इसमें कुछ केसेस करते हैं। देखो है क्या,
डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, हीट रिलीज होगा तो अच्छा रहेगा, और एंट्रोपी क्या होगा, मतलब हीट कम होगा, रिलीज मतलब नेगेटिव होगा तो अच्छा, और एंट्रोपी बढ़ेगा तो अच्छा है। तो इसमें कुछ केस करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या केस करेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मतलब यहां पे जो होगा डेल्टा एच नेगेटिव है। ठीक है, ये पहले से डिफाइंड है कि डेल्टा एच नेगेटिव। इसके अंदर अब देखो एस के लेके भी हम लोग दो केस करेंगे। तो पहला एंट्रोपी बढ़ जाए, ठीक है, तो ये तो सबसे मस्त केस, एनर्जी भी कम एंट्रोपी भी ज़्यादा। ऐसा आपको रिएक्शन में दिया रहेगा, पूछता है ऐसा कई बार होगा, कुछ रिएक्शन दिए रहते, पूछेगा कि बताओ कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस बार इवन जो जेई में भी आया था वो भी इससे कॉन्सेप्ट पे ही था, जे एडवांस में, मतलब बहुत सिंपल से क्वेश्चन। तो क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, इसके आगे माइनस साइन तो नेगेटिव। तो इससे केस में क्या है कि डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एट ऑल कंडीशन। तो ऐसे रिएक्शन हमेशा हो जाते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं, मतलब टेक प्लेस एट ऑल कंडीशन। ठीक है, इसमें देखो सेकेंड केस करते हैं, यहां से इंटरेस्टिंग केस है। ये तो ठीक है, ये तो नेगेटिव है, पर मान लो अगर एंट्रोपी भी कम हो गया तो क्या, अगर एंट्रोपी कम हो गया तब क्या होगा भाई। तब उस केस में देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये नेगेटिव है, आपको बोला है कि हीट इज नेगेटिव। ठीक है, और ये नेगेटिव गिवन है, और टेम्परेचर तो कुछ नहीं, वो तो कोई ना कोई वैल्यू होता है केल्विन में, 100, 200, 300। तो ये क्या होगा, ये भी नेगेटिव, पर इसमें आगे माइनस साइन लग गया है, तो इस बार ये पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, तो आगे माइनस, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखो डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा इन दोनों की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा पॉजिटिव, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई, नेगेटिव साइन के साथ मान लो, वही बड़ी, और ये छोटी हो गई, तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और मान लो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो पॉजिटिव। मतलब कि स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, इस बार दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इस बार तो केस बन गया। तो देखो क्या होगा कि फॉर स्पॉन्टेनिटी या फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एच टी डेल्टा एच से बड़ा होना चाहिए, और यही होना चाहिए कि ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए। ठीक है, डेल्टा एच क्या होगा, इससे बड़ा होगा, तो इसको देखो क्या होगा, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो देखो क्या होगा, टी जो होगा, अरे डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा एच बाई डेल्टा एच से कम होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये वैल्यू छोटी रहेगी, और ये छोटी रहेगी, ये वैल्यू बड़ी रहेगी, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इस बार टेम्परेचर क्या है, इससे कम होना चाहिए। और आप टेंशन मत लो, वैसे इसमें ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड होकर ऐसे पॉजिटिव आएगा। मतलब कि जब टेम्परेचर इससे कम होगा तब स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें देखो, समझते देखो, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो मतलब जब टेम्परेचर इससे कम होगा तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। और अगर ये इसके इक्वल हो गया तो यहां रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम है। ऐसा चीजें ध्यान रखना है। और अगर टेम्परेचर इसके ऊपर हो गया तो उस केस में ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्वेश्चन देखो किस मतलब कैसे भी आ सकता है। जैसे ये पूछ ले कि बताओ मैक्सिमम टेम्परेचर जब वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, तो डेल्टा टी बाई डेल्टा एस मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां तक वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो टेम्परेचर अगर इससे कम होगा तभी स्पॉन्टेनियस। मतलब ऐसे जो प्रोसेस होते हैं जहाँ पे हीट रिलीज होती है और एंट्रोपी कम होता है, तो नॉर्मली लो टेम्परेचर पे प्रेफर करते हैं। टेम्परेचर कम होगा तभी अच्छा होगा। तो ये लिख लो, फिर इसमें नीचे लिखो सो
reaction in which heat are released and heat are released and entropy are decreased are preferred at low temperature। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लो टेम्परेचर में प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या होता है, लो टेम्परेचर में प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला वाला केस एक्सोथर्मिक के लिए। अब एंडोथर्मिक के लिए करते हैं इसमें। तो इसमें डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा एच आपका पॉजिटिव रहेगा। तो इसके अंदर पहला केस एंट्रोपी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फिर डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस बार डेल्टा एच उल्टा काम कर रहा है, ये बल्कि पॉजिटिव आ गया, मतलब ये पॉजिटिव है तो पर इसमें एंट्रोपी बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। तो ये पॉजिटिव पर आगे माइनस साइन लगाए, सो दिस विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो इस बार इसको नेगेटिव बनाने के लिए बड़ा होना चाहिए, तो इस बार क्या होगा, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये बड़ा होना चाहिए इस बार, तभी तो ये नेगेटिव होगा, तभी तो आ पाएगा। मतलब डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से टी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी स्पॉन्टेनियस होगा। तो मतलब जब ऐसा होगा तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। अगर मान लो इसके इक्वल हो गया तो उस केस में इक्विलिब्रियम, और अगर इसका उल्टा हो गया इस बार तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस बार जो क्वेश्चन जो आया था एक्चुअली में वो इसी कॉन्सेप्ट पे आया था। डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया था, पूछा था, मतलब ये दिया था, पूछा था बताओ मिनिमम टेम्परेचर जब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है, मतलब ये रिएक्शन, मतलब मिनिमम टेम्परेचर जब ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है, मिनिमम टेम्परेचर, ये इस बार जेई का क्वेश्चन था। तो देखो टेम्परेचर जब इससे बड़ा होगा तभी स्पॉन्टेनियस होगा, तो लीस्ट वाली वैल्यू यही हो सकती है। तो डेल्टा एच दिया था क्वेश्चन में, डेल्टा एच दिया था, उसका रेशियो मान लो निकाल लिया। मान लो डेल्टा एच दिया है रिएक्शन में, डेल्टा एच निकाल, डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया है, मान लो आपने सॉल्व कर ले रख दिया, मेरे तो इसको सॉल्व करने पे 300 आया। तो मतलब 300 के ऊपर होगा टेम्परेचर तब वो स्पॉन्टेनियस होगा, तो मिनिमम क्या होगा 300। तो इस बार जेई एडवांस में 2020 में क्वेश्चन आया है। तो इस बार मतलब हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, लास्ट वाले में मतलब केस जो पिछला वाला केस में लो टेम्परेचर, इस बार हाई टेम्परेचर। तो इस बार ये वैल्यू बढ़ानी थी, तो इसमें नीचे लिखो when reaction is endothermic but entropy of reaction increases, that type of reaction are preferred, then that type of reaction are preferred at high temperature, that type of reaction are preferred at high temperature। ठीक है, तो इसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे प्रीफर करते हैं। ठीक है, ये तो इससे ज़्यादा होने पे वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, तो मिनिमम यही टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट केस करते हैं। अगर डेल्टा एस भी कम हो गया, नेगेटिव, हीट भी बढ़ रहा है, तो पहले यही गलत है, मतलब सही बात, और एंट्रोपी भी कम हो रहा है, तो कैसे होगा भाई, नहीं हो सकता। तो आप देख लो, तो इसका डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम लोग चाहते हैं कि हीट रिलीज हो, हीट बढ़ रहा है, चाहे एंट्रोपी बढ़े, वो भी कम हो रहा है, तो फिर कैसे होगा, फिर ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसके आगे ये भी पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव ऑलवेज। तो इसमें नीचे लिखो कि लिखो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नेवर टेक प्लेस। तो ऐसे रिएक्शंस कभी नहीं होते, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नेवर टेक प्लेस। तो पहला वाला केस हमेशा होता है, ये वाला कभी नहीं होता, इसलिए पहला और आखिरी केस नॉर्मली नहीं पूछा जाता। नॉर्मली बीच के दोनों केस पे क्वेश्चंस क्या होते हैं, ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर आपको मतलब देखना पड़ता है। तो इसलिए पहला और आखिरी केस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बीच वाले केसेस पे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं।
तो इस पे अभी हम लोग एक बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट, और बाकी चीजें हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे समझेंगे, और उसके बाकी जो न्यूमेरिकल होंगे वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए थे इस बार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। ये तो गैस के मोल कम हो रहे हैं, तो आपको याद है ना, मैंने कहा था एंट्रोपी कम हो रही है, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर इसमें नीचे लिखो आपका ये गिवन है, एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन ठीक है। फिर इसमें नीचे लिखो फाइंड, पहला लिखो इफ दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट 27 डिग्री, इफ दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट 27 डिग्री प्रोडक्ट, मतलब फाइंड को काट दो एक्चुअल में, उसमें आगे लिखो इफ फाइंड को काट दो, इसमें फाइंड काट दो, इसमें फर्स्ट लिखो, बल्कि यही फर्स्ट लिखो if this reaction take place at 27 degree predict whether this reaction is spontaneous or not। तो अगर ये 27 डिग्री पे है तो बताना स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ठीक है। फिर इसमें दूसरा लिखो इसमें find the maximum temperature up to which this reaction is spontaneous, ठीक है। आपको बताना मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो देखो डेल्टा एच मैं इधर लिख देता हूँ, क्या गिवन था -200, ध्यान रखना किलो जूल था वो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है डेल्टा एस। तो क्या होगा 2 टाइम अमोनिया, यही होता है डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन, माइनस एस ऑफ नाइट्रोजन माइनस 3 टाइम एस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपके पास आ रहा है -100 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। यही आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है, यही आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये -100, तो डेल्टा जी निकालते हैं। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच क्या था, वो -200 था, किलो जूल था ये, ठीक है। और टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। ये कितना गिवन है, माइनस आपका ये 100 दे रखा है ये, और ये ध्यान रखना है किलो जूल है, ये मतलब ध्यान रखना ये किलो जूल में दिया हुआ है, और ये सब जूल में है, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये +30, तो ये -170 किलो जूल आ रहा है, ठीक है। तो इसमें -170 किलो जूल पर मोल, तो इसमें भाई डेल्टा जी नेगेटिव, तो इसमें नीचे लिखो इन दिस डेल्टा जी इज नेगेटिव, सो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अब आपको पता ही होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर मान लो बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो फिर ये क्या होगा, फिर होने में दिक्कत करेगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर निकालने के लिए आप टी इक्वल क्या करो, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से डिवाइड करो। तो इससे डिवाइड करो, यही तरीका होता है मैक्सिमम निकालने के लिए। तो देखो डेल्टा एच कितना गिवन है, अरे ये किलो जूल में था, तो ये मैंने रख दिया। तो ये आपके पास 200 × 1000, और डेल्टा एस क्या था -100, तो ये कितना आ रहा है 2000 केल्विन, मतलब कि 2000 केल्विन तक वो होता रहेगा। देखो 2000 केल्विन तक होता रहेगा, 2000 केल्विन पे ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। 2000 केल्विन लोगे तो ये वैल्यू 0 होगी, और उसके ऊपर लोगे तो एंडोथर्मिक। तो मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर आपका इसका 2000 केल्विन, ऐसे केस में मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर होगा 2000 केल्विन। तो इसमें नीचे लिखो अप टू 2000 केल्विन दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस,
सो मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर एट विच दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस इज 2000 केल्विन। 2000 केल्विन तक होता रहेगा। इसके ऊपर अगर गए तो इसके ऊपर जाने पे ये आपके पास कैसा हो जाएगा, इसके ऊपर जाने पे ये फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और 2000 केल्विन पे इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन इस बार जे एडवांस में 2020 में है। अब नेक्स्ट टर्न पे क्या करेंगे, डेल्टा जी के 1-2 फॉर्मूले लिखेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।